पॉड भारती। पॉड भारती। पॉड भारती का ये नया चैनल सोपान केंद्रित है नौकरी, करियर और कामकाज की दुनिया पर। सोपान माने सीढ़ी, यानी इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है आपके करियर में समृद्धि की सीढ़ी बनना। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी लत लगने से जिंदगी खत्म हो जाती है? पॉड भारती के श्रोताओं को अंकुर वारिकू का हेलो, नमस्कार, आदाब। जिसकी लत लगने से जिंदगी खत्म हो जाती है, वो सिगरेट नहीं है, शराब नहीं है, चरस नहीं है, गांजा नहीं है, वो है आराम। वो जिंदगी जो ये बोलती है कि मुझे आराम की जिंदगी जीना है। वो जिंदगी जो ये बोलती है कि मुझे सुबह उठ के किसी भी मुश्किलातों का सामना नहीं करना। वो जिंदगी जो ये बोलती है कि मुझे कभी भी परिश्रम नहीं करना है। वो जिंदगी खत्म हो चुकी है क्योंकि उसे आराम की लत लग गई है। वो जो बन सकते थे जिंदगी को जी के अब कभी नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो आराम के एडिक्ट हो चुके हैं। आराम इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। पॉड भारती। पॉड भारती, अपनी बोली अपनी बात। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। $1975 में निर्मित रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में गब्बर सिंह ने अपने ब्रांड की रेपुटेशन किस तरह से बनाई, ये तो हम सभी जानते हैं। पर आधुनिक एंटरप्राइज जाहिर तौर पर ऐसे हथकंडे तो नहीं अपना सकते। किसी प्रोडक्ट यानी उत्पाद की खरीदारों के मन में जगह बनाने के लिए समय और श्रम दोनों लगता है, और ये काम उत्पाद प्रबंधन यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट से शुरू होता है, जो कंसेप्चुअलाइजेशन, डेवलपमेंट, पोजीशनिंग और प्राइसिंग यानी मूल्य निर्धारण तक अपने ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित कर उत्पाद पर काम करते हैं। सर्वोत्तम उत्पाद बनाने के लिए उत्पाद प्रबंधक यानी प्रोडक्ट मैनेजर्स संगठन के भीतर रहकर ग्राहकों की वकालत करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि बाजार की आवाज सुनी और मानी जाए। ग्राहक पर इस फोकस के माध्यम से प्रोडक्ट टीम नियमित रूप से बेहतर डिजाइन और परफॉर्मेंस वाले उत्पाद बना पाती है। इस डिजिटल युग में जहां हर दिन नई तकनीक से बेहतर समाधान बनाए जाने की होड़ है, ग्राहकों की अपेक्षाओं की अंतरंग समझ और उसके अनुरूप प्रोडक्ट बनाने की क्षमता की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। और यहीं प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजर की मुख्य भूमिका है। 2012 में अमेरिकी उद्यमी बेन हॉरोविट्स ने अपने लेख गुड प्रोडक्ट मैनेजर, बैड प्रोडक्ट मैनेजर में कहा कि एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर उत्पाद का सीईओ होता है। मार्टिन एरिक्सन ने एक वेन डायग्राम के माध्यम से यह बताया कि प्रोडक्ट मैनेजर का काम बिजनेस, टेक्नोलॉजी और यूजर एक्सपीरियंस, इन तीनों से जुड़ा है। शायद इन बातों से लोग अब सहमत ना होते हों, पर इतने वर्षों बाद भी जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट से जुड़ी नौकरियों, टूल्स और ट्रेनिंग की बाढ़ सी आ चुकी है, एक प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, इस पर आपको इंटरनेट पर विभिन्न मत मिलेंगे, और इस जॉब की व्याख्या करना वाकई टेढ़ी खीर है। पहला कारण तो ये कि इसका स्वरूप बीते वर्षों में काफी बदला है। दूसरा कि प्रोडक्ट मैनेजर का रोल टीम और संस्थान के आकार के मुताबिक बदलता रहता है। मसलन किसी बड़ी कंपनी में रिसर्च का काम प्रोडक्ट मैनेजर खुद करने की बजाय किसी अलग टीम को दे सकता है। प्रोडक्ट मैनेजर की भूमिका क्या होती है? प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी पाने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? इसके लिए क्या योग्यताएं हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैंने बातचीत की मूविंग में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत जया झा से। जया गूगल में एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर यानी एपीएम के रूप में काम कर चुकी हैं तथा प्रैक्टिकल पीएम और पोथी.com की सह संस्थापक भी हैं। जया, पॉड भारती सोपान के इस अंक में आपका स्वागत है। आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत आपके परिचय से ही की जाए, अपने बारे में कुछ बताएं।
पढ़ाई की बात करें तो मैंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है। उसके बाद आईएम लखनऊ से एमबीए किया और ग्रेजुएशन के बाद वन ऑफ माय फर्स्ट जॉब्स जो थी वो गूगल के एपीएम प्रोग्राम में थी बैंगलोर में। उस तरह से प्रोडक्ट मैनेजमेंट में शुरुआत हुई। गूगल में कुछ समय काम करने के बाद मैंने अपनी कंपनी चालू की पोती.com, जो कि टेक और पब्लिशिंग स्पेस में है। 8 साल तक मैंने उसमें फुल टाइम काम किया। अब मेरी टीम उसको चला रही है। 8 साल के बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उन्हें मुझे, तो मैं ऑपरेशनली फिर उससे हट गई। अगले 2.5 सालों तक मैंने कम्प्लीटली डिफरेंट एक स्पेस में काम किया। मेरी कंपनी जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं टेक प्रोडक्ट स्टार्टअप वर्ल्ड में वापस आई मीशो के साथ। वहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लीडरशिप रोल में ज्वाइन किया। कुछ महीने तक मैंने इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग की और अभी मैं मूविंग एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है, वहाँ पर चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हूँ। और साथ में मैं द प्रैक्टिकल पीएम भी चलाती हूँ, जो कि कम्युनिटी को प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताने का, इन्फॉर्म करने का एक प्रयत्न है। प्रैक्टिकल पीएम के तहत आपने जो यूट्यूब सीरीज बनाई है उस पर तो आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपके टेलीग्राम समूह में भी काफ़ी लोग जुड़े हैं और आप लिंक्डइन पर भी प्रोडक्ट मैनेजर की रिक्तियों के बारे में सूचना देती रहती हैं। क्या आप भविष्य में इस विषय पर फॉर्मल कोर्सेज भी शुरू करना चाहेंगी? नॉट सो मच, उतना फॉर्मल ट्रेनिंग में मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन उद्देश्य इसका ये है कि मैं चाहती हूँ कि बेटर प्रोडक्ट मैनेजर्स हमारे इंडस्ट्री में रहें। आपने भी नोटिस किया ही होगा कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट आजकल एकदम ही उफान पे है। हर कोई प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता है। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई या उनमें काम किया तो मैंने हमेशा देखा है कि हायरिंग में बहुत दिक्कत होती है। इवन इफ आप एक परफेक्ट रेज्यूमे वाले लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको रियलाइज होता है कि लोग प्रोडक्ट मैनेजर्स बन तो गए हैं, बट स्किल्स अभी भी नहीं है प्रोडक्ट मैनेजर्स की। तो कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके सक्सेसफुल होंगे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी खलती है। प्रोडक्ट मैनेजर बनना हर कोई चाह रहा है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए सफिशिएंट ध्यान कोई नहीं दे रहा। ना तो प्रोडक्ट मैनेजर्स दे रहे हैं, ना कोई उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रैक्टिकल पीएम उस डायरेक्शन में एक एफर्ट है, कम्युनिटी एफर्ट है। कोई ऐसा अभी ट्रेनिंग वगैरह के मामले में कमर्शियली मैंने कुछ सोचा नहीं है। आपने सही कहा कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में एक तरह का उफान दिख रहा है। मैनेजमेंट संस्थान अचानक इस विषय पर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अनेक नए ऑनलाइन कोर्सेज का भी रेला दिख रहा है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में रुचि का ये उफान क्या बस एक तात्कालिक धुन या फैड है, या इसके पीछे कुछ और ठोस कारण है? थोड़ा पागलपन सा है कि सबको बनना है, वो शायद फैड है। लेकिन प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल बाय इटसेल्फ फैड नहीं है, क्योंकि आज के दौर में हर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजिटल पीस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह नहीं रहा है कि आपने एक ईमेल सॉल्यूशन उठा लिया। उस तरह की चीज सारे डिजिटल पोर्शंस के बारे में नहीं कही जा सकती है। जो डिजिटल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, हम उसको डिजिटल प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो आपके बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अभिन्न पार्ट है, और बिजनेस को सिर्फ चलाने का नहीं बल्कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी का। तो आपका डिजिटल प्रोडक्ट इवन जो ट्रेडिशनली एक ऑफलाइन सेल्स मार्केटिंग ड्रिवन बिजनेस रहा होगा, उसको भी बेहतर बनाने का और स्ट्रैटेजिकली स्ट्रांग बनाने का, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने का डिजिटल प्रोडक्ट उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये आईटी से डिजिटल प्रोडक्ट का जो शिफ्ट है मेंटालिटी की, उसका मतलब है कि आपको प्रोडक्ट मैनेजर्स चाहिए हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसी वजह से ज्यादा रोल्स क्रिएट हो रहे हैं। जब ये थोड़ा ज्यादा नीश डिसिप्लिन था, जो प्रेस्टीज है रोल की वो उस समय से चली आ रही है, तो क्योंकि ज्यादा रोल क्रिएट हो रहे हैं और प्रेस्टीज है तो लोग थोड़ा पीछे भाग रहे हैं। वो जो मिसमैच है, थोड़ा मैड रश है टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर, वो होपफुली थोड़ी शांत हो जाएगी। लेकिन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल या डिसिप्लिन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट आई थिंक की रहने वाला है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या प्रोडक्ट मैनेजमेंट संबंधित नौकरियां मुख्यतः स्टार्टअप्स में ही हैं, या फिर पारंपरिक आईटी या नॉन आईटी संस्थानों में भी प्रोडक्ट मैनेजर के रोल उभर रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा रोल तो स्टार्टअप से सामने आते हैं इंडिया में। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, डिजिटल डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो समझिए कि अगर ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेज अब डिजिटल कंटेंट प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उस तरह की जगहों पे ये रूल्स उभर के सामने आ रहे हैं। मैं अक्सर ही देखती हूँ। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिजिटल ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर्स के रोल आएंगे ही आएंगे। ट्रेडिशनल आईटी ऑर्गेनाइजेशंस का काम थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना है तो डिजिटल प्रोडक्ट आपके बिजनेस का अभिन्न हिस्सा होना जरूरी है। उसके ऊपर आपका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होना जरूरी है।
तो एक एनवायरनमेंट जहाँ पे कि क्या बनाना है ये कोई और डिसाइड करता है, वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर का रोल ज़्यादा रह नहीं जाता है, वहाँ पे ज़्यादा डिलीवरी की बात होती है। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ट्रेडिशनल आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में ये रोल बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तभी निकलेंगे अगर वो आईटी ऑर्गेनाइजेशंस खुद अपना प्रोडक्ट बनाने लगे, एंड आई एम श्योर कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन्होंने, वहाँ पे प्रोडक्ट्स के रोल होंगे। आमतौर पर एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या होता है? उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? दो तरीके से टिपिकली आप डेफिनेशंस सुनते हैं। एक, प्रोडक्ट मैनेजर को सब कुछ करना होता है, उसे टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, उसे डिजाइन भी आना चाहिए, उसे बिजनेस भी आना चाहिए, लेकिन वो मेरे ख्याल से जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम कि प्रोडक्ट मैनेजर का रोल अच्छा करने के लिए आपके पास ब्रॉड नॉलेज बेस होना चाहिए, आपको हर तरह की चीजें समझ में आनी चाहिए, इवन दो वो आपका प्राइमरी काम नहीं है। अगर आप मुझसे जॉब डिस्क्रिप्शन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को डिफाइन करना बहुत क्लियरली सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, उसके आगे जाके उसके सही सॉल्यूशंस डिसाइड करना, ये प्रोडक्ट मैनेजर्स का सबसे बड़ा काम है। और इसीलिए उनको टेक्नोलॉजी भी समझना जरूरी है, उनको डिजाइन भी समझना जरूरी है, उनको बिजनेस भी समझना जरूरी है। प्रोडक्ट एक्चुअली क्या रोल प्ले कर सकता है बिजनेस में और कैसे वो रोल प्ले करेगा, क्या रोल प्ले कर सकता है उसके लिए बिजनेस समझना जरूरी है, कैसे वो रोल प्ले करेगा उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी डिजाइन सब कुछ समझना जरूरी है। प्रोडक्ट मैनेजर का सबसे बड़ा रोल प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम सोल्यूशन होती है मेरे ख्याल से। जब आप प्रोडक्ट मैनेजर्स हायर करती हैं जया, तो किन विशेषताओं की परख करती हैं? क्या तकनीकी पहलू जैसे कि सिस्टम डिजाइन पर सवाल पूछे जाते हैं? क्या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में पूर्व अनुभव की जानकारी ली जाती है? एक तो ये है कि प्रोडक्ट मैनेजर्स अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, तो इंटरव्यू एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा ये इस पर डिपेंड करता है कि मैं किस लेवल के लोगों का इंटरव्यू ले रही हूँ। अगर आप एकदम एंट्री लेवल की बात करें तो एंट्री लेवल के लोगों में मैं बहुत ज्यादा एनालिटिक्स कैपेबिलिटी पे ध्यान देती हूँ, और इनफैक्ट मेरा रिकमेंडेशन होता है कि एनालिटिक्स के जरिए फ्रेशर्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट में घुसने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप हार्ड स्किल्स एनालिटिक्स की देखें जिसमें कि आपको डेटा से किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो उसका स्कोप सफिशिएंटली लिमिटेड है कि एक फ्रेशर उस पर काम कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला रोल होता है प्रोडक्ट मैनेजर्स का, उसका एक मिनिएचर फॉर्म है, तो आप उस रोल के लिए तैयार भी हो रहे हैं। अगर मैं एंट्री लेवल के लोगों को इंटरव्यू कर रही हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए, तो मेरा इंटरव्यू से पहले भी पहला स्टेप ये होगा कि मैं उनको हार्डकोर एनालिटिक्स स्किल पे जज करूंगी, और खास करके मैंने स्टार्टअप्स में काम किया है तो बहुत स्पेसिफिकली मैं सीक्वल, पाइथन, इन सब चीजों पे जज करती हूँ। उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट रोल के लिए उस एनालिस्ट को भी हायर कर रही हूँ, फिर मैं एट सर्टेन लेवल वो प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना चाहूंगी कि एक फीचर के लेवल पे या फिर एक छोटी प्रॉब्लम के डेफिनेशन के लेवल पे अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्हें दिया गया है तो वो सॉल्यूशन तक सिस्टमैटिक तरीके से पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने कुछ किया पास्ट में वो इम्पोर्टेंट है, बट आपने वो कैसे किया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास वो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस नहीं है तो आप वो दोबारा कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी का थोड़ा बड़ा वर्जन हो जाएगा जब मैं और सीनियर लेवल के प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के लेवल पे मैं ये भी देखना चाहूंगी कि वो प्रॉब्लम डिफाइन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो क्लैरिफिकेशंस पूछ पाते हैं कि नहीं पूछ पाते हैं, अगर कुछ क्लियर नहीं है वो ये सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं कि और क्या क्या एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम उन्हें कंसिडर करना चाहिए इससे पहले कि वो सोल्यूशन बताएं, और एक काफी बड़े प्रॉब्लम को वो उसी तरह सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली सोल्यूशन तक आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं जो कि मैं अलग अलग तरीके से पूछती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जज ये करना चाह रही हूँ कि क्या ये प्रॉब्लम डिफाइन कर पाएगा, उसे ब्रेक डाउन कर पाएगा, उसे सॉल्व कर पाएगा इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। तीसरी चीज जो है, ऑल्दो प्रोडक्ट मैनेजर्स का डिसिप्लिन काफी स्पेशलाइज सा भी होता जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट मैनेजर्स वो हैं जो कि डोमेन्स आसानी से स्विच कर लेते हैं। मैं कुछ ऐसी चीजें देखना चाहूंगी जिससे मुझे ये पता चले कि डोमेन नॉलेज वो क्विकली अक्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछूंगी, उसके लिए मैं उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जिससे कि उन्हें, जिसके बारे में उन्हें ना पता हो बट वो सही क्वेश्चन पूछ के पता कर सकते हैं। तो ये एक कैपेबिलिटी है जो कि मैं देखना चाहूंगी, खास करके पीएम, सीनियर पीएम और उसके ऊपर के लेवल पे। उसके बाद जब प्रोडक्ट लीडरशिप की बात आती है तो वहां पे ये पीएम लेवल की प्रॉब्लम्स तो है ही है, वहां पे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी के बारे में मैं देखना चाहूंगी कि वो लोगों को मेंटर कैसे करेंगे, वो टीम कैसे बनाएंगे, वो अलग अलग कैपेबिलिटी के लोगों को एक साथ कैसे लाएंगे, दूसरे लीडर्स के साथ कैसे काम कर पाएंगे, एटसेट्रा। और एक चीज जो शायद छूट गई वो ये कि पूरे प्रॉब्लम सोल्यूशन
वाली टेस्ट में ही ये पता चल जाता है कि बंदा कितनी टेक्नोलॉजी जानता है, कितना डिजाइन समझता है, कितना बिजनेस की समझ है उसे। तो वो इस फ्रेमवर्क में वो चीजें भी टेस्ट हो जाती हैं। काफी टफ प्रोफाइल है। आपने कहा कि जहां फ्रेशर्स के लिए डेटा एनालिटिक्स पर ज्ञान जरूरी है, वहीं अनुभवी लोगों के लिए डोमेन विशेषज्ञता काम आएगी। क्या इन दोनों के लिए ही किसी अलग डिग्री, मसलन एमबीए या ट्रेनिंग या किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत भी होती है? सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में नहीं, हर तरह की हायरिंग के लिए एमबीए एक आसान फिल्टर है रिक्रूटर्स के लिए। जब मैंने गूगल ज्वाइन किया था एपीएम की तरह, तो उस समय गूगल में एमबीए जरूरी नहीं माना जाता था प्रोडक्ट मैनेजर के लिए। इनफैक्ट वो एक नेगेटिव ट्रेट कंसिडर होता था। आपके लिए टेक्निकली सॉलिड होना और जो और बहुत सारी क्वालिटीज मैंने बोली वो सब होना ज्यादा जरूरी होता था। तो एक्चुअली वो एमबीए नहीं मांगते थे। तो एमबीए इसलिए क्योंकि वो सबसे आसान फिल्टर है रिक्रूटर्स के लिए। सब लोग बनना चाहते हैं, कहाँ से वो शुरू करें। तो अच्छा, प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए एमबीए होना जरूरी है? नहीं, मैं एक एमबीए हूँ एंड आई कैन से किसी भी तरह का नॉलेज आपको हेल्प करेगा एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर बनने में, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में बिना एमबीए के जो कि प्रोडक्ट मैनेजर बने हैं, उसमें आगे बढ़े हैं। और लोगों ने अक्सर ही मुझे कहा है कि जिन लोगों का एमबीए के पहले का एक्सपीरियंस प्रोडक्ट कंपनीज में नहीं होता है, उनको एमबीए करते हुए जो कंपनीज आती हैं कैंपस में, उनका सिलेक्शन भी अक्सर नहीं हो पाता है। तो मेरे ख्याल से किसी को एमबीए करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से डिसाइड नहीं करना चाहिए, और जनरली देखना चाहिए कि उनकी जिस तरह की भी करियर की ख्वाहिश है उसमें एमबीए फिट होता है कि नहीं होता है। बाकी सर्टिफिकेशंस वगैरह मेरे ख्याल से बाय इटसेल्फ ज्यादा कुछ बताते नहीं है। मैंने खुद हायरिंग करने में कभी किसी को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया है कि उनके पास कोई सर्टिफिकेशन था, अगर एक्सपीरियंस नहीं है या फिर सही स्किल्स नहीं दिख रही है। कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आपके पिछले एक्सपीरियंस से आपको उनमें से कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है। अगर आपको इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, जो टर्म्स यूज होते हैं, जो जार्गन्स होते हैं, थोड़ी बहुत कुछ डिज़ाइन की नॉलेज या टेक्नोलॉजी की नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, तो बाय ऑल मीन्स आप कोर्सेज कीजिए और वो नॉलेज लीजिए। लेकिन वो सब आपको अगेन अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर बनने में हेल्प करेंगी। सिर्फ जॉब पाने के लिए सर्टिफिकेशन लेना मेरे ख्याल से थोड़ा पॉइंटलेस है। और कोर्सेज चूज कीजिए इस हिसाब से कि क्या आपके नॉलेज गैप को वो फिल करते हैं या नहीं। अच्छा, ये बताइए, क्या प्रोडक्ट मैनेजर के लिए तकनीकी ज्ञान जरूरी है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए या इनफैक्ट किसी भी जॉब के लिए, जब भी आपको ऐसा सवाल पूछता है ना कि क्या ये होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है, मेरे ख्याल से वो बाइनरी आंसर है नहीं। फैक्ट इसकी बहुत सारे लोग प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जो कि जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है और वो सर्वाइव कर रहे हैं, मे बी फ्लरिश भी कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आप क्या लूज करते हैं। तो सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सर्टेन काइंड्स ऑफ डिसीजंस हैं जो आप अच्छा नहीं ले पाएंगे अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है। कुछ कंपनीज में वो ज्यादा मैटर करेगी, कुछ कंपनीज में कम मैटर करेगा। कौन से प्रोडक्ट पे आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उसके मामले में फर्क होगा। आप शायद किसी ऐसी टीम में नहीं काम कर सकते हैं जहाँ पे कोई सीनियर टेक्निकल पर्सन नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आती है तो आप एक्चुअली स्टार्टअप लेवल पे काम कर सकते हैं, इवन इफ लेट्स से इंजीनियरिंग टीम पूरी तरह से हायर नहीं हुई है। तो ये हमेशा क्वेश्चन ये होता है कि आप उस जॉब में जाके क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। बाकी थोड़ा कंपनी टू कंपनी वेरी करता है रिक्रूटमेंट के टाइम पे। कुछ कंपनीज बहुत स्पेसिफिकली टेक्निकल बैकग्राउंड चाहेंगी, जैसा उनका प्रोडक्ट है, जैसा उनका टीम है, उसके हिसाब से। कुछ कंपनीज मे नॉट केयर। दूसरी चीज कि इवन इफ टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्निकल रोल करते हैं एज ए प्रोडक्ट मैनेजर। जो भी नॉलेज चाहिए वो डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। छोटी छोटी चीजें, कि कोई चीज बाहर से सिंपल लगती है, टेक्निकली डिफिकल्ट होती है। कोई चीज बाहर से डिफिकल्ट लगती है, टेक्निकली सिंपल होती है। अगर एक प्रोडक्ट मैनेजर वो डिसीजन नहीं कर पा रहा है तो फिर उसे किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा उस डिसीजन के लिए। तो काम तो चल जाएगा, लेकिन आप सबसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। आपको जाके कोडिंग नहीं करनी है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। जया, अक्सर प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रोफाइल्स की तुलना की जाती है। इन दोनों रोल्स में मुख्यतः क्या अंतर है? क्या प्रोजेक्ट मैनेजर आसानी से प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में ट्रांजिशन कर सकते हैं? सबसे बड़ा अंतर प्रॉब्लम ओनरशिप का है किसी भी तरह के प्रोजेक्ट मैनेजर में और प्रोडक्ट मैनेजर में। क्या बनाना है अगर ये क्लियर है, और उसके बाद आपको डिलीवरी प्रोसेस मैनेज करनी है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, जहाँ पे आपको सबको बिठा के ये इंश्योर करना है कि ये चीज डिलीवर हो जाए, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोडक्ट मैनेजर को भी वो काम करना पड़ सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि किसी भी स्टेज पे एक प्रोडक्ट मैनेजर ये नहीं कह सकता है कि मैंने वो बना दिया जो मुझे बनाना था। प्रोडक्ट मैनेजर को हमेशा इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि मैंने वो अचीव किया कि नहीं जो करना था। आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, अगर वो यूजर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी सफिशिएंट सक्सेस नहीं है। ऑल्दो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपने काफी सक्सेसफुल काम किया होगा।
अगर आपने डे 1 पे डिसाइड किया कि ये बनाना है, बट डे 5 पे इनपुट ऐसा आया जिससे आपको लगता है कि अब वो चीज़ ओरिजिनल पर्पस अचीव नहीं करेगी, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकता है कि पहले क्यों नहीं बताया, एक प्रोडक्ट मैनेजर नहीं कह सकता कि पहले क्यों नहीं बताया, जो भी पता करना है वो उसका काम था। वो ओनरशिप सबसे बड़ा डिफरेंस है, और इसीलिए स्विच जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेंटल स्विच है जिस तरह से आप काम करते हैं। बात ये नहीं है कि स्पेसिफिक स्किल्स हैं कि नहीं है, बात ये है कि आप किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से अपने जॉब के बारे में सोचते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर की व्याख्या करते समय कई जगह उसे संबंधित उत्पाद का सीईओ बताया जाता है। आपके मुताबिक ये किस हद तक सही है? देखिए, जितने प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं इंडस्ट्री में और जितने बनना चाहते हैं, सबके सब अगर सीईओ हो जाए तो दुनिया का बंटाढार हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये है कि प्रोडक्ट मैनेजर का रोल पिछले 2 दशकों में डेवलप हुआ है डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर का। तो शुरू के दिनों में खास करके ये हो सकता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग रहे होंगे, जिन्होंने एक गैप महसूस किया होगा और उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया होगा। तो उस तरह के लोग शायद वाकई में सीईओ ऑफ प्रोडक्ट थे, क्योंकि उन्होंने रोल ही कॉन्सेप्चुअलाइज किया, और जो चीजें कोई और नहीं देख रहा था या फिर जो चीजें सही से नहीं हो पा रही थी, उन्होंने आके उसको किया। एंड आज की डेट में किसी भी जरा भी मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोडक्ट मैनेजर की बात नहीं कर सकते, आपको प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। तो अगर आप एक एपीएम की तरह जा रहे हैं तो शायद एक प्रोजेक्ट होगा जो आप पहले कुछ दिनों में डिलीवर करेंगे। कभी कभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी मीट्रिक की होती है, कभी कभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी फीचर की होती है। प्रोडक्ट मैनेजर पद के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी? चयन की प्रक्रिया कैसी होती है? क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी? एक्चुअली मेरे 2 टिप हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप ये डिसाइड भी कर लीजिए कि आपको प्रोडक्ट मैनेजर पर्टिकुलरली बनना है कि नहीं बनना है, या सिंपली एक प्रेस्टिजियस रोल है आपके दिमाग में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि लोगों से बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि उनका डे टू डे रोल एक्चुअली क्या होता है, एंड एक ऑनेस्ट असेसमेंट कीजिए कि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली आपको इस रोल के लिए तैयार कर रहा है या नहीं। तो वो पहला स्टेप है, बनना है भी कि नहीं बनना है। अगर बनना है तो अच्छी टिप्स मार्केट में इंटरव्यू प्रिपरेशन की बुक्स हैं जो आपको दे सकती हैं, जिनके बारे में मैंने सुना है कि लोगों को काफी उन्होंने हेल्प किया है। एक डिकोड एंड कॉन्कर बाय लेविस लिन और एक क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू बाय गेल लैकमैन। आई एम श्योर कि दूसरी किताबें भी होंगी, तो उनको स्टडी कीजिए। आई थिंक जितना भी मैंने फीडबैक सुना है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, अगर आप अदरवाइज प्रिपेयर्ड हैं तो ये दोनों काफी हेल्प करती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में करियर की संभावनाओं पर ये रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जय। हमें आशा है कि इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए यह बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। पॉड भारती। पॉड भारती। अपनी बोली अपनी बात। दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। दुनिया रंग रंगीली में कुछ मजेदार वाक्य, कुछ ट्रिविया, कुछ अनोखे क्षण हमारी कामकाज की दुनिया से ही। मित्रों, हमने ये तो कई बार सुना होगा कि एन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड, पर जिस आइडिया का बल्ब हमारे दिमाग में जला, लगभग 8 अरब की आबादी वाले इस जगत में ये प्रबल संभावना है कि यह बल्ब किसी और के दिमाग में भी जला हो। इसलिए अपने इस आइडिया का लाभ उठाने के लिए गुणी लोग इस पर पेटेंट हासिल करते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या ट्रेड सीक्रेट, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा के तहत आते हैं। तो पेटेंट इन्वेंटर यानी आविष्कारक को अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था उसकी सहमति के बगैर उस आविष्कार को अगले 20 वर्षों तक ना तो इस्तेमाल कर सकती है और ना ही बेच सकती है। साथ ही ये आविष्कारक को ये अधिकार भी देता है कि वे अपने आइडिया के आधार पर स्वयं कोई उत्पाद बाजार में लाकर या किसी दूसरे को ऐसा करने का लाइसेंस देकर पैसा कमा सकें। तो क्या किसी भी आइडिया पर पेटेंट हासिल किया जा सकता है? जी नहीं। केवल ऐसा आइडिया या आविष्कार ही इसका पात्र होता है जो पहला अनोखा या नया हो, दूसरा उसमें नॉवेल्टी हो यानी कि ये सबसे अलग हो, और तीसरा वो एक ऐसा आविष्कार हो जो यूजफुल हो, किसी समस्या का समाधान करता हो और जो दावे किए गए हों उन पर प्रैक्टिकली खरा उतरता हो। अरे कहना क्या चाहते हो?
जी मुद्दे पर आ रहा हूं। तो सितंबर 1964 में अल कुवैत नामक एक सामान ढोने वाला जहाज कुवैत के बंदरगाह पर डूब गया। इस जहाज पर 5,000 भेड़ें थीं, जिनके कारण शहर के जल प्रदाय के संक्रमित हो जाने का खतरा था। इसलिए जहाज को जल्द से जल्द बाहर निकालना जरूरी था। अगर क्रेन का इस्तेमाल किया जाता तो जहाज के टूटने का खतरा था। सौभाग्यवश डेनमार्क के एक आविष्कारक कार्क क्रोयर ने एक सिंथेटिक रेजिन पॉलीस्टायरीन से बने फूलने वाले गोले जहाज के हल यानी मुख्य भाग में पंप करके उसको बाहर तैरा दिया। भौतिकी के बॉयंसी सिद्धांत पर आधारित इस प्रक्रिया पर तकरीबन $3,45,000 खर्च हुए। इसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनी के $20 लाख बच गए। इसके बाद जनाब क्रोयर ने इस प्रक्रिया पर पेटेंट के लिए आवेदन किया, पर वो आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उनके इस आइडिया में नॉवेल्टी नहीं पाई गई। इसे पेटेंट की भाषा में प्रायर आर्ट कहा जाता है, यानी कोई ऐसा आविष्कार जिसके बारे में लोग पहले से ही जानते हो। या यूं कहें कि आपने जो बनाया वो दरअसल इन्वेंशन नहीं था, बल्कि डिस्कवरी थी। आखिरकार क्रोयर को पेटेंट किस प्रायर आर्ट की वजह से नहीं दिया गया? दरअसल मई 1949 में डोनाल्ड डक्स की एक कॉमिक्स द संकन यॉट में इसी प्रक्रिया को दिखाया गया था, जहां डोनाल्ड और उनके भतीजे स्क्रूज मैकडक के जलमग्न जहाज को एक ट्यूब में पिंग पोंग बॉल्स भरकर पानी से ऊपर उठाते हैं। है ना बेहद कॉमिकल किस्सा? सोपान का ये अंक आपको कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रिया हमारी वेबसाइट podbharati.com द्वारा बताएं। आप हमें वहां से वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। क्या आपके पास दुनिया रंग रंगीली स्तंभ के लिए कोई रोचक किस्सा है? हमें हमारी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट फॉर्म द्वारा भेजें। चुने हुए किस्से को कार्यक्रम में शामिल करने के अलावा हम आपको ₹50 का Amazon गिफ्ट वाउचर भी भेंट में देंगे। यदि आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी देकर जॉब सीकर्स की मदद करना चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें। तो अगले अंक तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। देवाशीष की तरफ से शुभकामनाएं।